Hello, my dear students. Welcome to ZAR Commercia. Today's topic is financial statement, जो कि आपके सिलेबस में है क्लास 12 अकाउंटिंग में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले मैं आपको बताता चलूं। 11th में आपने जो पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। सोल प्रोपराइटर जब एंड पे अकाउंट बनाता है उन्हें कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। हाँ, अब उन्हीं फाइनल अकाउंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं कंपनी में, या इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम बनाते थे ट्रेडिंग, सबसे पहले बनाते थे हम ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनाते थे बैलेंस शीट। मैं कर रहा हूं बात किसकी? सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर में सबसे पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाते थे बैलेंस शीट। यही बनाते थे। हाँ, तो यहां पे इन दोनों को हम कहते हैं कंपनी में इनकम स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? और इसे कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? टफ मत लगाइए। ओके, तो ये कहां पे मैं कह रहा हूं? सोल प्रोपराइटर में सबसे पहले हम जब बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों को यहाँ पे हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट यहाँ पे कहते हैं हम इसे पोजीशन स्टेटमेंट। इज इट क्लियर सर? हाँ, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले हम बनाते थे जर्नल। इज इट क्लियर? जर्नल के बाद हम बनाते थे लेजर। सो लेजर के बाद हम बनाते थे ट्रायल बैलेंस, और एंड पे हम बनाते थे ये। तो अब सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? बड़ा कुछ नहीं, बहुत ही इजी है, मैं आपको बताऊंगा। मैंने बनाया है आपको एक रिटन रिपोर्ट which quantitatively describes the financial health of a company, जो बताता है कंपनी की हेल्थ क्या है फाइनेंशियली। प्रॉफिट है, लॉस है, एसेट कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, आपने बनाया फाइनल अकाउंट, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी में। इज इट क्लियर? ओके, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन सब्सिडरी बुक्स। सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद हम करते हैं ट्रांसफर उन्हें लेजर में। लेजर के बाद द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स और अल्टीमेटली प्रेजेंटेड थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम प्रेजेंट करते हैं थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थ्रू बैलेंस शीट। लेकिन हाँ, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, उनका अलग नाम है, उसे हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। सो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एक ऐसा रिटन रिपोर्ट जो मुझे दिखाता है, एक रिपोर्ट है, ठीक है, जो मुझे बताता है कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया। इज इट क्लियर? ऐसा रिपोर्ट है जो मुझे कहता है कंपनी के एसेट कितने हैं, शॉर्ट टर्म एसेट कितने हैं, लॉन्ग टर्म एसेट कितने हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितना है। सो दैट्स व्हाट यू कॉल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? ओके, दीज स्टेटमेंट्स याद रखें, और कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स। इन्हीं स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट्स। ठीक, बिकॉज दे गिव फाइनल पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। तो यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप समझेंगे क्या है बेटा, ये है फाइनल अकाउंट। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? एक ऐसा रिपोर्ट जो मुझे बताता है कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने लॉस सफर किया, और कंपनी के एसेट कितने हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज कितनी है। सर अब मुझे बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या है? चलो मैं आपको बताता हूँ। इसमें तीन चीजें आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट at least refers to three statements which are prepared by a business concern at the end of year. एक तो आता है इसमें इनकम स्टेटमेंट, दूसरा आता है पोजीशन स्टेटमेंट या जिसे आप कहते हैं बैलेंस शीट, और तीसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या कहता है? याद रखना, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट आता है। इज इट क्लियर? पोजीशन स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी पढ़ाया, और ये इनकम स्टेटमेंट मैंने पढ़ाया है आपको कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक,
वो इसके बाद ही जो वीडियो है वहां पे आप देखोगे। लेकिन जो मुझे यहाँ पे पढ़ाना है, असल में मुझे पढ़ाना है आपको बैलेंस शीट। पहले बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें आती है सर? तीन। सर पहला इनकम स्टेटमेंट, दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट और तीसरा बैलेंस शीट। ओके, इनकम स्टेटमेंट छोड़ दीजिए इस वक्त, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है आपने। ओके, नाउ यू हैव पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। सर हमने तो 11th में बैलेंस शीट पढ़ा, लेकिन ये बैलेंस शीट है कंपनी का। इज इट क्लियर? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि बैलेंस शीट किसका फॉर्मेट। यहां पे हम बनाते थे ऐसे बैलेंस शीट, अगर याद होगा, ये लाइबिलिटीज रखते थे और ये एसेट रखते थे। यहाँ पे ऐसे बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, जो कंपनी का एक अलग फॉर्मेट है अंडर शेड्यूल 3। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूं, आपने याद रखना है। सबसे पहले याद रखिए, दिस इज योर पर्टिकुलर, दिस इज योर नोट नंबर, दिस इज अमाउंट। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन आपने ये जरूर पूछा जाएगा कि इस बैलेंस शीट में आइटम्स आते क्या है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। सबसे पहले हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। आप समझो कि ये हमारा लायबिलिटी साइड है। मैंने आपको रैशनल एनालिसिस में पढ़ाया है, आपको अच्छे से समझ आएगा, ये डरना नहीं। सबसे पहले जो है, पहला आता है शेयर होल्डर फंड। लायबिलिटी साइड से सबसे पहला क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। इज इट क्लियर? दूसरा जो है दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये याद रखना बेटा, ये पहले क्या आता है? पहले आता है शेयर होल्डर फंड, उसके बाद क्या आता है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये आपके क्वेश्चन में इवेलुएट नहीं करना होता है, जस्ट आपने लिखना है। सर एक शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है? लोगों ने शेयर्स अप्लाई किए, अभी हमने उन्हें अलॉट नहीं किया। ठीक है, जस्ट ये लिखना है। व्हाट इज द फर्स्ट वन? सर शेयर होल्डर फंड। व्हाट इज द सेकंड वन? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। हो गए दो। तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, जो तीसरा पॉइंट है दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। जो लॉन्ग टर्म डेट था ना, वही नॉन करंट लायबिलिटी। हो गई 3। अब फोर्थ वन इज करंट लायबिलिटी। तो आपने ये चीजें याद रखनी है। अगर मैं आपको बता दूं लायबिलिटी साइड से याद क्या रखना है आपने? एस एस एन सी, शेयर होल्डर फंड। याद रखिए, शेयर होल्डर फंड। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। जरा मुझे बताइए बेटा जी, अगर आपने इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से, याद रखना, सीक्वेंस याद रखना। व्हाट इज द फर्स्ट वन? सर शेयर होल्डर फंड। ओके, व्हाट इज द सेकंड वन? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी। And the fourth one is current liability. These are your major headings जिनका आपने ख्याल रखना है बेटा जी। The first one is शेयर होल्डर फंड। समझ आया कि नहीं? शेयर होल्डर फंड। दूसरा क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी, जिसे आप कहते थे लॉन्ग टर्म डेट। एंड द फोर्थ वन इज योर करंट लायबिलिटी। टफ लगा? समझ आया? तो याद रखना है, ऐसे ही शेयर होल्डर फंड आता है पहले, दूसरा आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा आता है बेटा नॉन करंट लायबिलिटी एंड द फोर्थ वन इज करंट लायबिलिटी। आपको वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, आप हमें बताइए कि मेजर हेडिंग्स ऑफ लायबिलिटी क्या है बैलेंस शीट में। तो दीज आर वन मेजर हेडिंग्स, मगर इधर उधर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपने लिखना है शेयर होल्डर फंड, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद सर नॉन करंट लायबिलिटी, उसके बाद करंट लायबिलिटी। ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और इसमें कुछ आता ही नहीं है। हो गया ना आपका? इज इट क्लियर? अब इसके बाद इनका टोटल और यहां पे करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर फंड आपका 100 आया, ये तो कुछ नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी 300 और करंट लायबिलिटी 400, 4 3 ये आपका आया 800 रुपीज। सो आपका जो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है वो कितना आया 800। अब इसके बाद हम लेते हैं एसेट। सर एसेट दो तरह के हैं। सबसे पहले नॉन करंट एसेट, मतलब फिक्स्ड एसेट, आपने पढ़ा है ये, आपको अच्छे से आएगा। नॉन करंट में कुछ टेंजिबल आते हैं, कुछ इंटेंजिबल। टेंजिबल वो एसेट होते हैं जो हमें दिखते हैं, इंटेंजिबल वो होते हैं जो हमें नहीं दिखते। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट वन इज करंट एसेट। हो गया। फिर इनका टोटल करना है, तो अगर ये 500 है तो ये 300 और टोटल आया 800। सो दिस टोटल इज इक्वल दिस टोटल। सर क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक में 3 मार्क्स आएंगे। क्या आएंगे? 3 मार्क्स न्यूमेरिकल। मतलब शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, रिजर्व में क्या आता है, मेजर हेडिंग। देखो इनकी सब हेडिंग्स भी है, क्या है, मगर वो आपके सिलेबस में नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में क्या आता है। आप अपना सिलेबस चेक करें, वहां पे लिखा है विद मेजर हेडिंग्स ऑनली, मेजर हेडिंग्स। तो याद रखना बेटा, SSNC, उसके बाद नॉन करंट एसेट, नॉन में टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट, और यहाँ पे, यहाँ तक इतना क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो हाँ, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब शेयर होल्डर फंड है ना, शेयर होल्डर फंड जो आपने ये लिखा, जो सबसे पहले है शेयर होल्डर फंड, अगर आपको याद होगा, शेयर होल्डर फंड, इसमें आता है शेयर कैपिटल, इसमें आता है रिजर्व। इज इट क्लियर? और यहां पे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट मैंने पढ़ाया था, वहां पे क्वेश्चन होगा इक्विटी शेयर कैपिटल किस में आता है, शेयर होल्डर फंड में। कैपिटल रिजर्व कहां पे आता है, शेयर होल्डर फंड में। रिजर्व एंड सरप्लस कहां पे आता है, शेयर होल्डर फंड में। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट कहां पे आता है, ये पॉइंट समझना। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, पहले शेयर वारंट होता क्या है। कंपनी कहती है लोगों को आप हमें इस वक्त 50 रुपए दीजिए, आफ्टर फ्यू ईयर्स हम आपको शेयर्स अलॉट करेंगे, उसे कहते हैं शेयर वारंट। सिंपल, इस वक्त कुछ पैसा दीजिए, आफ्टर 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स हम आपको शेयर्स देंगे, अलॉट करेंगे, तो इसे कहते हैं शेयर वारंट। तो याद रखना, शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। नाउ यू हैव नॉन करंट लायबिलिटी हियर, दिस नॉन करंट लायबिलिटी, जो नॉन करंट लायबिलिटी है, बराबर लॉन्ग टर्म डेट। मैंने कहा था इसमें अनी लॉन्ग टर्म लोन, अगर याद होगा, अनी लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर, बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। शायद भूल मत गए होंगे। सो ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी है, एनी लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओके, सो शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, सर शेयर कैपिटल आता है, सर रिजर्व आता है। इज इट क्लियर? एंड मनी रिसीव्ड, वहां पे ऐसे होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे आएगा, शेयर होल्डर फंड। क्वेश्चन ऐसे होगा, बताइए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ पे आएगा, सर शेयर होल्डर फंड में। कैपिटल रिजर्व कहाँ पे आएगा, सर शेयर होल्डर फंड में, क्योंकि कैपिटल रिजर्व रिजर्व में आता है, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, आपने मेजर हेडिंग सिर्फ करनी है। हाँ, यहां तक याद रखना, पहले SSNC, ठीक है, इस बात का। नाउ यू नो द लिस्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी का लिस्ट नहीं पता, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है, ठीक है, क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है, यू हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, you have outstanding expenses, short term provisions, short term provisions, is it clear? वही
बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना चाहते हैं आप उठा सकते हैं। ओके, नाउ लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हुआ, तो लाइबिलिटी साइड में क्या आता है? एस एस एन सी, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और याद रखना कुछ चीजें जो मैंने रखी है। नेम द मेजर हेडिंग्स अंडर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंडर इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ ए कंपनीज बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3। आप मुझे बताएंगे लाइबिलिटी साइड की हेडिंग्स क्या है? यस सर, अभी आपने कहा था एस एस एन सी। क्या कहा था मैंने? एस एस एन सी, ये आपका आंसर है। सर एस क्या है? एस है आपका शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। ये क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग allotment. Is it clear? Now you have non current liability and you have current liability. बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एस एस एन सी। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था आपने, ठीक है, आप सिग्नेचर उठा सकते हैं। Now the second one is, second question says, state the item shown under the heading shareholder fund. शेयर होल्डर फंड में हम क्या क्या दिखाते हैं बेटा? शेयर होल्डर फंड में हम दिखाते हैं, पढ़ाया था ना अभी, शेयर कैपिटल दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस दिखाते हैं, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। वही है। व्हाट डू यू हैव? शेयर कैपिटल, ये आंसर है, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ मेजर हेडिंग्स ही करनी है, ये आ सकता है या ना आ सकता है। ठीक, सिंपल। तो एस एस एन सी आपने लर्न किया। तो द सेकंड थर्ड क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स इन बैलेंस शीट। आप मुझे बताइए कि इनका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, पेपर इंपॉर्टेंट। कॉल्स इन एरियर क्या हम करते थे बेटा? कॉल्स इन एरियर माइनस होता था शेयर कैपिटल को, और शेयर फोरफिटेड अकाउंट, जो शेयर फोरफिटेड अमाउंट होता है ना, उसे क्या करते हैं? कुछ नहीं बेटा, आप सोल्यूशन देखिए। जो पहला क्या है बेटा? पहला है कॉल्स इन एरियर, इट इज subtracted to share capital. Is it clear? बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज subtracted to share capital, या आप लिख सकते हैं इट इज subtracted to subscribed capital। ओके, दूसरा जो है वो है शेयर forfeited amount, शेयर forfeited amount बेटा इट इज added, it is added to share capital। ख्याल रखना बेटा इस चीज का, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। या तो ऐसे आएगा क्वेश्चन कि कॉल्स नेर के कहाँ पे आता है? कॉल्स नेर आता है कैपिटल में, जो क्या आता है शेयर होल्डर फंड में। इज इट क्लियर? टफ मत लगा, तो इनका ट्रीटमेंट आपने बताना था। आई होप आपको आया ये, ठीक है, सिग्नेचर उठा सकते हैं आप। नाउ द नेक्स्ट वन, स्टेट any four items which may be shown under reserve and surplus। देखो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, ये आता है शेयर होल्डर फंड में। कोई भी रिजर्व दिखाओ, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, डिविडेंड रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो आपने चार रिजर्व्स बताने, तो मैंने बनाए होंगे, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इज इट क्लियर? सिंपल, ये था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 मार्क्स, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स आता है, बस 3 मार्क्स के क्वेश्चन बस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, ओके, अब एसेट साइड जो है, जो एसेट साइड है, एसेट साइड अभी पहले बताता हूं। अब जो एसेट साइड है, एसेट साइड में आता है नॉन करंट। नॉन करंट दो है, एक है टेंजिबल और दूसरा है इनटेंजिबल, ख्याल रखना। अब जो टेंजिबल है, जो हमें दिखता है, दैट इज लैंड,
दैट इज बिल्डिंग, दैट इज मशीन, व्हीकल, गाड़ी, जो हमें दिखता है। टफ लगा? नाउ यू हैव इंटेंजिबल, यू हैव गुडविल, यू हैव सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, यू हैव पेटेंट, ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स। इज इट क्लियर? टफ लगा? समझ आ रहा है? अब एसेट दो तरह का है, एक है टेंजिबल, दूसरा है इंटेंजिबल। टेंजिबल वो एसेट है जो हमें दिखते हैं, इंटेंजिबल वो एसेट है जो हमें नहीं दिखते। और आपको एक क्वेश्चन आ रहा है, इसे लिखना पेपर इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो बता दीजिए, ये उसे आएगा जिसने रेशियो एनालिसिस अच्छे से पढ़ा है, ठीक है? सबसे पहले गुडविल कहां पे आता है? सर गुडविल ये आता है नॉन करंट एसेट में। कहां पे आता है? नॉन करंट एसेट। अगर आप सब हेडिंग भी दिखाओगे, इंटेंजिबल। इज इट क्लियर? पेटेंट कहां पे आता है? सर पेटेंट भी आता है नॉन करंट एसेट पे, और जो सब हेडिंग है वो है इंटेंजिबल। ओके, याद रखना, ऑल रिजर्व्स एंड फंड्स, ऑल रिजर्व्स एंड फंड्स रिजर्व में आते हैं ना, ठीक है? कहां पे आएगा? सर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में कहां पे आएगा? रिजर्व में। ओके, नाउ यू हैव कॉपीराइट, you have copyright, this is non current asset। सब हेडिंग जो होगी वो होगी इंटेंजिबल। नहीं, आप इतना ही लिख सकते हो, इतना ही, क्योंकि सब हेडिंग आपके सिलेबस में है नहीं। अनक्लेम्ड डिविडेंड, बेटा ये जो आ रहा है, ये आ रहा है करंट लायबिलिटी में। कहां पे आ रहा है? करंट लायबिलिटी में। मैंने इसके आपको नहीं दिखाए, मतलब कि करंट लायबिलिटी का भी एक सब हेडिंग है, बहुत सारी सब हेडिंग है, जो मैं आपको बस दिखाऊंगा, याद करने की जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ आएगा 3 आइटम्स आएंगे, जैसे कॉल्स एंड एरर कहाँ पे दिखाते हैं, लैंड कहाँ पे दिखाते हैं, बिल्डिंग कहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है? ओके, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, दिस इज करंट एसेट। करंट एसेट ये दिखाते हैं हम असल में इन्वेंट्री में। फिर इज इट क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आ सकता है, चेक कीजिए। ओके ना, इसके बाद अगर ये दिख रहा है, पहले मैं आपको बता दूं कि पेज नंबर क्या है। हाँ बेटा, पेज नंबर है 10.41, ठीक है? 10.41 है आपकी बुक पे पेज नंबर। ख्याल रखना बेटा इस बात का कि मैं ये दिखाऊंगा पहले आपको। तो सबसे पहले कह रहा है, क्वेश्चन भी है आंसर भी है, बस मैं पढ़ूंगा, यहाँ पे ये नजर रखना। गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट में क्या क्या आता है? ठीक है, अब कैश कह सकते हो, इज इट क्लियर? कैश कह सकते हो, स्टॉक कह सकते हो, या डेटर कह सकते हो। तो अब हमने कहा है इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? ठीक है, हाँ मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको इसका मतलब स्ट्रक्चर पता नहीं था, लेकिन पढ़ा सारा है आपने, ठीक है? करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है? गिव 2 एग्जांपल ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन, आता है ना आपको? इज इट क्लियर? ओके, नाउ द टर्म इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। याद रखना बेटा, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी मैंने पढ़ाया है, वो लायबिलिटी जो एक्चुअल नहीं होती है, जो डिपेंड है किसी आउटकम पे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, हाँ किसी कस्टमर ने हमें केस किया है, अगर हम वो हारेंगे तो हमें देना है 10 लाख। अगर हम वो हारेंगे तो हमें कितना देना है? 10 लाख। अगर नहीं हारा तो नहीं देना है। तो अगर हारेंगे ना, 10 लाख तो देना है। अगर नहीं हारेंगे, नहीं देना है। तो ये लाइबिलिटी डिपेंड अपॉन द डिसीजन ऑफ कोर्ट। जो लाइबिलिटी अराइज हो या ना हो, उसे आप कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या कहते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। इसका ये लिस्ट याद रखना,
liabilities for bills discounted, is it clear, और areas of cumulative dividend. ठीक, अब कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होता है, रुकिए, देखिए, contingent liability refers to the claims which are uncertain to arise. Such liability may occur or may not occur. ये liability आ सकती है या नहीं आ सकती, ख्याल रखना है इसका बात। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, आपका बैलेंस शीट आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसे आप इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, या हम नीचे लिखते हैं ना कुछ नोट्स, फुट नोट्स, वो भी आता है इसमें, ख्याल रखना, ठीक। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इतना नहीं लिखना, आप लिखना वही तीन जो मैंने बताया। हाँ, ऐड आप कर सकते हो नोट्स टू अकाउंट्स भी। इज इट क्लियर? ओके, ये था इतना। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और जो हमें पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिव टू एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट के हिस्से क्या क्या है, जनरल रिजर्व और प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रॉफिट को हम करते क्या है, या तो हम रिजर्व रखते हैं या तो डिविडेंड देते हैं। इज इट क्लियर? क्वेश्चंस है। ओके, नेम द फॉर्म ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। हम वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वर्टिकल फॉर्म में। या नेम द मेजर हेडिंग अंडर विच द एसेट ऑफ ए कंपनीज बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। किस बैलेंस शीट के एसेट में क्या क्या आता है, नॉन करंट एसेट और क्या आता है, करंट एसेट। सिंपल। नेम द मेजर हेडिंग अंडर विच द लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। बता दीजिए, लाइबिलिटी साइड से क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ये भी यही है, बहुत ही इजी। अब दिस वन इज इंपॉर्टेंट बेटा जी, याद रखो बेटा, ख्याल रखना। आपको कह रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, स्टोर एंड स्पेयर कहाँ पे आता है और लूज टूल्स कहाँ पे आता है। अंडर व्हाट हेडिंग ऑफ द फॉलोइंग विल बी शोन इन कंपनीज बैलेंस शीट, इस तरह का क्वेश्चन आता है। स्टोर एंड स्पेयर कहाँ पे आता है और लूज टूल्स कहाँ पे आता है। स्टोर एंड स्पेयर करंट एसेट, लूज टूल करंट एसेट, दैट इज योर आंसर। सिंपल। सर ये सब हेडिंग आपके सिलेबस में है ही, ठीक है। ओके, या अंडर व्हाट हेडिंग द फॉलोइंग विल बी शोन वर्क इन प्रोग्रेस एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिजर्व तो आएगा बेटा शेयर होल्डर फंड में। ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, अगर आपको पता होगा कि स्टॉक बहुत तरह का होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, तो दिस इज स्टॉक। स्टॉक कहाँ पे, करंट एसेट। सिंपल, ठीक है, जो जो एग्जाम में आता है मैंने आपको पढ़ाया इसी में। हाँ, इसके बाद छोड़ दीजिए, ये भी इजी है। बेटा जी मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर क्या करोगे, जो वहां पे आता है प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्वेश्चन ऐसे होगा, ऐसे बताइए मुझे डिबेंचर कहाँ पे आएगा, आपको बताना है डिबेंचर आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, सिंपल, और कुछ नहीं। ऐसे लिखा होगा बेटा, कैपिटल रिजर्व कहाँ पे, सो कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कहाँ पे आता है, शेयर होल्डर फंड में। इज इट क्लियर? ऐसे बताइए गुडविल कहाँ पे आता है, सर गुडविल आता है इंटेंजिबल एसेट, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, गुडविल आता है नॉन करंट एसेट। इज इट क्लियर? ओके, ऐसे बता दीजिए मुझे लैंड कहाँ पे आता है, सर लैंड है लॉन्ग नॉन करंट एसेट, दैट इज फिक्स्ड एसेट। ओके, ऐसे होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड इक्विवेलेंट्स, सो कैश, व्हाट इज कैश, सो दैट्स करंट एसेट। सिंपल, करंट एसेट लिखिए। हाँ, इफेक्ट बताइए। ओके, अनक्लेम्ड डिविडेंड कहाँ पे आता है, वो पढ़ाया है मैंने ये सारा। अनक्लेम्ड डिविडेंड आता है करंट लायबिलिटी में, कहाँ पे आता है, करंट लायबिलिटी में। इज इट क्लियर? एसेट में, ठीक। ऐसी ही बहुत सारी चीजें आएंगी। हाँ, या मुझे बताइए कॉल्स इन एरियर का इफेक्ट क्या है, कॉल्स इन एरियर, प्रपोज डिविडेंड, जो जो आइटम्स है ना आपने पढ़े हैं, ठीक है।
टफ नहीं है बेटा, ये सारी जो चीजें हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इज इट क्लियर? हाँ, कुछ चीजें मैंने और रखी थी शायद इसमें। हाँ, अगर आपने और कुछ करना है, अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी हम कर सकते हैं, मगर याद रखना पहले थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जो मैंने कहा है, पढ़ाया पहले ही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव्स, ये आता है बेटा, इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस, आपके नोट्स पे दिए हैं मैंने। इज इट क्लियर? हाँ, फिर दूसरा क्वेश्चन जो आता है दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस। ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये तो बैलेंस शीट है। जब आप बैलेंस शीट को देखते हैं क्या ये सही है कि गलत है, ठीक है, एनालाइज करते हैं कंपनी आगे जा रही है कि पीछे जा रही है, तो उसी को कहते हैं बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इज इट क्लियर जो मैंने दिया है? आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट अबाउट दिस, कि इसमें आएगा क्या, जस्ट 3-4 मार्क्स आएंगे न्यूमेरिकल, वो कीजिएगा अच्छे से आएंगे आपको, ठीक है, इसीलिए मैंने ये एंड पे पढ़ाया। हाँ, थ्योरेटिकल ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने ये करना है, ठीक। हाँ, मैं आपको एक पीडीएफ भी सेंड करूंगा आपके ग्रुप में, जिसे चाहिए मुझे टेक्स्ट करें 9622701070। वहां पे मैंने हेडिंग्स रखी है, सब हेडिंग रखी है करंट लाइबिलिटी की, और सब हेडिंग रखी है मैंने नॉन करंट लाइबिलिटी की। इज इट क्लियर? वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मेजर हेडिंग्स है, ठीक है। तो आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट अबाउट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे कीजिए कमेंट ऑन दिस कमेंट सेक्शन, या मुझे व्हाट्सएप कीजिए ऑन 9622701070। और ये मुझे बताइए कि आपकी प्रिपरेशन हमारी वीडियो से कैसे हो रही है, क्या ये वीडियोस हेल्पफुल है कि नहीं, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।